वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं, वो उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता। तो आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, हमारा प्रोग्राम का नाम है आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना या झूठ बोलना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, आज हमारे बहुत प्यारे साथी पाकिस्तान से राणा जिहाद तुर्की वाला जुड़े हैं। तो ये रिहान अल्लाह वाला जी की इसमें टीम में काम करते हैं। तो इनका स्वागत करते हैं। उसके बाद में हम जो है सवाल जवाब करेंगे। इनका ये कॉन्फिडेंस बिल्डर भी हैं, तो देखते हैं किस किस को बिल्डिंग मतलब कैसे कैसे काम करते हैं। तो पहले इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करते हैं। जी राणा जिहाद तुर्की वाला जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल। मेघराज जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत आभारी हूँ मैं कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। धन्यवाद जी। एक हफ्ते पहले आपने भी लिया था हमारा इंटरव्यू, इस करके हमने सोचा भाई आपने हमारा इंटरव्यू लेने का खिंचल गया। वैसे हमसे तो लोग पोस्टर बनाकर डर के भाग जाते हैं, इंटरव्यू लेते नहीं है। कि पहले शख्स ऐसे हैं जो मतलब एक जवान के पक्के और ईमान के पक्के होकर के इंटरव्यू ले आया था। तो इसीलिए हमने सोचा भाई आप एक जिंदे इंसान के मतलब हैं, जैसे लगा कि जवान के पक्के और ईमान के पक्के को हम जिंदा इंसान मानते हैं, वरना तो हम किसी पर विश्वास नहीं करते जल्दी से। तो राणा जिहाद अल्लाह तुर्की वाला जी, आप अपने बारे में थोड़ा परिचय बता दीजिए। आप कैसे कहाँ से और मतलब थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए आप जी। जी। मेघराज भाई, वो ऐसे है कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, जैसे आपने बता दिया। जी नाम है राना जाहिद तुर्की वाला। राना मेरी कास्ट है, जाहिद नाम है, तुर्की वाला मेरा एक काम है। वो मैं करता हूँ रेहान अल्लाह वाला साहब के हमरा। तो ताल्लुक मेरा जो है, वैसे बेसिकली वो है गुजरांवाला, पंजाब से। और अगर उससे भी थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हम भारत आ जाता है। और भारत में जनाब गुरदासपुर से मेरे दादा आए थे। तो बड़ी आशा है कि कभी जाऊं वो इलाके देखूं। तो रेहान साहब के साथ मुझे काम करते हुए 2 साल से जायद का अरसा हो चुका। और इसके साथ साथ ही मैं जो काम कर रहा हूँ आजकल उनके साथ, उनके पूरे इदारे में, पूरी फाउंडेशन में, वो ये है कि मैं एतमाद साजी करता हूँ, यानी कॉन्फिडेंस बिल्डर कोच हूँ। जिनको बोलने में मसला हो, जिनको बात करने में डर लगता हो, घबराहट महसूस होती हो, स्टेज पे ना खड़ा हुआ जाता हो, तो लिहाजा मैं उनको ठीक करता हूँ किसी भी तरह से, और उन्हें बोलना सिखाता हूँ। उनके अंदर कह लें कि एतमाद को उभार देता हूँ। जी मेघराज। जी, अभी आपने कॉन्फिडेंस बिल्डर का जिक्र किया, उसमें आप हैं भी। तो अभी तक अपने लाइफ में कितने लोगों को ट्रेंड किया, बोलना सिखाया, और उसका शुरुआत कैसे करवाते हैं हमारा जी। जी मेघराज जी, मैंने ये काम जो प्रैक्टिकली है ना, बाकायदा तौर पे, वैसे तो एक अरसे से मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैदान में उतरे हुए यही को तकरीबन 1.5 साल का अरसा हुआ है, जिनको मैंने बाकायदा ट्रेंड किया। तो लोग तो तकरीबन ये 450 के करीब हैं। लेकिन उनमें भी कुछ ऐसा होता है कि जो 450 के करीब सीखने आए, लेकिन क्या सीखने आए? एतमाद, कॉन्फिडेंस। लेकिन उनमें इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं मेघराजी होता कि वो उस क्लास में बैठ के वो सीख सकें, और उनमें से काफ़ी गायब हो जाते हैं। तो इसकी जो कह लें कि परसेंटेज है, बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ। तो जो आपका सवाल है, तकरीबन अभी तक अगर देखा जाए तो 50 के करीब लोग हैं जिनका मैंने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, बल्कि इससे ज़्यादा ही कह सकते हैं। और रेहान साहब के जितने भी इदारे हैं, वहाँ जाके मैंने ये करना होता है। तो इस तरह मैं काम करता हूँ। उनमें से कुछ ऐसे हैं, 8-10 के करीब ऐसे, कि जो छाए पड़े हैं इंटरव्यू की दुनिया में। आपको कुछ लड़कियां लड़के नजर आएंगे हमारी टीम में इंटरव्यू करते हुए। जो सबसे ज्यादा तेज हैं वो बंदाना चीज के शागिर्द रहे, स्टूडेंट रहे। तो उन्हें मैंने ही सिखाया। ये इस तरह मैं सिखाता हूँ कि एक तो रेहान साहब के कोर्स हैं कुछ, उनके जरिए मैं उनकी एतमाद साजी करता हूँ, यानी कि उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता हूँ। दूसरा, फिर जैसा बंदा हो या बंदी हो, कोई महिला है या कोई पुरुष है, तो मैं उसका इसी तरह यानी कि जायज़ा लेके कि बंदा इसके अंदर
शर्म ज़्यादा है, इसके अंदर डर ज़्यादा है, ये चीज़ें जान के महसूस करके फिर उस हिसाब से उसका इलाज करता हूँ। कुछ टास्क देता हूँ उन्हें छोटे-छोटे, फिर कुछ होमवर्क देता हूँ और वक्त के साथ-साथ मैं उन्हें स्टेज पे भी खड़ा होना ले आता हूँ। तो 3 माह के अंदर-अंदर, वैसे तो 1 माह में वो बंदा जो होता है वो नहीं रहता, लेकिन 3 माह के अंदर वो बंदा पूरी तरह अपनी ज़िंदगी बदल चुका होता है। वो बहुत कह लें कि उसके अंदर बड़ा हौसला आ चुका होता है। तो ये मेरा कोई तरीकाकार है कि बंदे का पहले मैं उसको जानता हूँ अच्छी तरह कि बंदे के अंदर डर की परसेंटेज ज़्यादा है या कि उसके अंदर शर्म की परसेंटेज ज़्यादा है। तो तब मैं उसका इलाज करता हूँ और 3 माह में बंदा बिल्कुल जनाब नौ-बर-9। जी मेघराज। 9 का मतलब होता है कि तैयार बर तैयार है। तो इसमें जैसे हमने मेरा सवाल फिर थोड़ा वहीं अटक रहा है इस पे कि ये अभी शुरुआत जो है ना कैसे करते हैं, मतलब शुरुआत की जैसे मतलब आपने बोला है कि उसके अंदर का डर देख चेक करते हैं, बोलने का उसको देखते हैं, मतलब डर जो है ना अगर किसी का मतलब एक तो बहुत सारे ऐसे हैं जो चेहरा आप देख करके उसको पहचान लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत सारे बोलचाल से पहचान लेते हैं कि इसके अंदर भाई ये कहाँ तक टिका हुआ आदमी। बहुत सारे जो फोन की आवाज से पहचान लेते हैं, अगर फोन पर कोई बोल रहा है, जैसे मैं कई बार बात करता हूँ, मैं ज्यादा इतना इतने कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं उसकी आवाज की धड़कन से पहचानता हूँ ये परेशान है कि ये खुश है। तो उसकी आवाज की धड़कन से पहचान करके मैं बता देता हूँ भाई कोई प्रॉब्लम, तो बल्कि ये खास करके जो लेडीज लोग होते हैं, ये परेशान होते हुए भी दूसरे क्या बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन अगर उसकी मतलब उससे पता लग जाता है भाई हाँ ये ठीक है कि नहीं है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो आप किस चीज से शुरुआत, कैसे मतलब शुरुआत, जैसे जैसे मैं बैठा हूँ सामने आपके, तो अभी अगर मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, तो आप इसको मेरे को कहाँ किसी स्टेज से शुरू करेंगे, क्या मतलब क्या कमी नजर आ रही है मेरे पे, अगर मैं बोलने लायक बनूं किसी चीज के बारे में, तो आपको क्या नजर आ रहा है मेरे अंदर, क्या कमी है? जी कमी बताना, खासियत मत बताना। सही। वैसे तो मेघराज जी आप माशाल्लाह क्या आप में एतमाद की कमी मुझे तो कहीं से भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन आप कॉन्फिडेंट बोल रहे हैं, प्रोग्राम चला रहे हैं और लफ्ज़ों का जो चुनाव है वो भी आपका बेहतरीन है। तो ये है जो हमारे पास महिला आए या पुरुष आए तो उसको जब देखते हैं हम, हमारे पास जो आते हैं सारे वो पैसा कमाने के लिए आते हैं। यानी कि कैसे पैसे कमाएँ और कैसे हम अपनी ज़िंदगी को सफल करें, यानी आसानी से कैसे पैसे कमाएँ। तो उनके अंदर जो कमियाँ होती हैं, यानी जो मैंने अभी अर्ज़ किया कि वो बोल नहीं सही तरह पाते, अच्छा एक मसला हो गया। फिर दूसरी कमियाँ कि कुछ लोग बोलते तो हैं, लेकिन साइड पे बैठ के बोल रहे हैं, सामने आके नहीं उनसे बोला जा रहा। उस चीज़ को हम नोट करते हैं। फिर उसके अलावा कुछ लोग कैमरा शाय होते हैं, यानी कैमरे के सामने आते ही उनकी जान सी निकल जाती है कि यार अब क्या होगा? तो उनकी ये चीज़ें हम दूर करते हैं कि वैसे बड़ा बोलेंगे, गाने भी गा लेंगे, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, ऐसे जनाब जैसे ही कैमरा आगे आया तो उन्होंने कहा, ओह! ये ज़रा बंद करें, मैं करता हूँ, मैं बताता हूँ। जी, जी, मैं नहीं, मैं डर नहीं लगता। अच्छा वाक़ई वही बात आपकी वाली कि कुछ लोग मानने को तैयार भी नहीं कि हम डरते हैं। हालाँकि उनसे जब ये बात की जाए तो वो कहते हैं, मुझे किस बात का डर? हमें किस बात का डर यार? ऐसे तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा खुलता है ना, तो फिर उनकी धड़कन भी रुक जाती है, सांसें भी थम जाती हैं। तो उन्हें फिर हौसला भी देना पड़ता है, नहीं, नहीं, कोई नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। तो मैं कह रहा जी उनकी ये चीज़ देखते हुए कि अब इनके अंदर जो है वो किस चीज़ की कमी है, उसको हम ठीक करते हैं। सबसे पहले मैंने जो एक चीज़ नोट की, वो जनाब ये होती है कि लोगों के अंदर ये बहुत बड़ा मसला होता है। गौर कीजिएगा, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहें लोग क्या कहेंगे मेघराज जी, ये सबसे बड़ी उनके अंदर प्रॉब्लम होती है। तो उनको मैं ज़ाती तौर पे ये बताने की कोशिश करता हूँ कि यार लोग तो वही कहेंगे जो वो कहेंगे जितनी उनके अंदर समझ-बूझ है। आप यहाँ आए हो हमसे सीखने के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो फिर मेरे भाई ज़रा खुल के पेश आओ। कुछ ऐसा करो जो दुनिया के साथ मिल के आप कर सको, दुनिया में जो चल रहा है। आप पैसे कमाना चाहते हो डिजिटली, खुद को डिजिटल करना चाहते हो, खुद को जनाब आप कह रहे हैं कि जी मैंने डिजिटल लिटरेट होना है और शर्म आपके अंदर वही या काम वही करना चाहते तो ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ हम खैर ठीक करते हैं। इसके लिए हम उन्हें एक छोटी-सी, जैसे आपने अभी कहा ना अपना तारुफ करवाएँ, यहाँ से मैं शुरू करवाता हूँ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ।
तो वो कुछ तो कह देंगे जी राणा, कुछ कह देंगे राणा जाहिद, कुछ कह देंगे राणा जाहिद तुर्की वाला फ्रॉम पंजाब। तो यहाँ से फिर बात सारी शुरू होती है। उन्हें हम अपने बारे में बताना सिखाते हैं कि बताना कैसे है। सबसे पहले आप अपना तारुफ दें किसी को, तो तारुफ कैसे देंगे। फिर उसके बाद वो एक मिनट की वीडियो बनाते हैं अपनी इसी तरह, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूँ राणा जाहिद तुर्की वाला और मेरा ताल्लुक यहाँ से, ये वो मेरी ज़िंदगी के ये गोल्स हैं, मैं ये करना चाहता हूँ, यहाँ तक जाना चाहता हूँ, मुझे खाने में ये चीज़ें पसंद है, पसंदीदा शख्सियात ये हैं और मुझे 3 शहर ये पसंद है। इस तरह कुछ वो उन्हें हम ये टास्क देते हैं। तो मेघराज जी यकीन कीजिएगा जब कोई ये कर लेता है तो उसके अंदर बड़ा हौसला आ जाता है, बड़ी सारी ना तब्दीली सी आ जाती है कि यार मैंने वाकई बोल दिया। इसके लिए हम उन्हें समय देते हैं 1 हफ्ते का कि अच्छी तरह याद कर लो। तो अपनी मातृभाषा में वो ये बोलते हैं, फिर उन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं, फिर उन्हें हम जनाब कौमी ज़ुबान में कहते हैं, जैसे उर्दू है हमारी कौमी ज़ुबान। तो 3 ज़ुबानों में जब कोई ये चीज़ बताता है अपने बारे में तो वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुका होता है। फिर आगे चल के हम इंटरव्यू दिलवाते हैं, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो फिर वो पहला तो सवाल यही होता है, मैं कहूँगा क्या? मैं क्या कहूँगा? मैं अभी इतना मशहूर नहीं हुआ, मैंने तो अभी किया ही कुछ नहीं। तो हमारे पास कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं, यानी अगर मैं किसी ऐसे शख्स का करूँ इंटरव्यू जो पहली बार इंटरव्यू दे रहा था, उससे फिर मैं यही सवाल करूंगा ना कि मेघराज जी आप कौन है, कहाँ रहते हैं, खाने में क्या पसंद है, एक्सरसाइज करते हैं नहीं, शादी हो गई नहीं। तो जिस तरह का बंदा हो फिर उस तरह के सवाल करके मकसद हमारा एक ही है और वो है उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना। तो ये है हमारा कोई तरीकाकार। उसके अलावा होमवर्क में ये है कि कुछ चीज़ें उन्हें मैं देता हूँ कि ये जाके याद करके आनी है, आके मुझे सुनानी है, तो बंदा तकरीबन ठीक हो जाता है। जी मेघराज जी। जी, अगर हम भी एक बात बोल देते हैं इसमें, जैसे मतलब जो है मेघराज जी समझ नहीं आई, दोबारा कहिएगा। इसमें तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें, जैसे हम मैं भी थोड़ा इनको लोगों को ट्रेन करता हूँ ना, थोड़ा मैं ज्यादा जैसे आप आपके जो आपके अंदर कोई खास बहुत सारी खास बातें हैं ये ट्रेंड करने की, लेकिन मैं सीधे तौर से उनको बोलता हूँ, अगर कोई आदमी मतलब ये कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं बोलना जानता है बोलना लेकिन उसको ट्रेंड करना है, तो मैं उसको ऐसा बोलता हूँ भाई, अगर आप पहली बार किसी के सामने बोलेंगे तो आपके अंदर डर होगा, 90% डर होगा। अगर आप दूसरी बार बोलेंगे तो आपके अंदर 50% डर होगा। अगर आप तीसरी बार बोलेंगे तो आपके अंदर 10% डर होगा। अगर आप चौथी बार बोलेंगे तो बोलने वाला आप नहीं डरेंगे, सुनने वाला डरेगा आपसे। तो ऐसा मैं उनको ट्रेन करके चला देता हूँ। तो बहुत सारे बोलते हैं कि मतलब इसमें जो है, बहुत सारे औरतों से मैं बात करता हूँ तो कहते हमें हमें बोलना नहीं आता। तो मैं बोलता हूँ कि आप एक बार पहला कदम उठाएं, बुलवा तो हम खुद लेंगे आपसे। हम तो व्हाइट हाउस से लेकर के हाउस वाइफ तक का इंटरव्यू लेते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर चपड़ासी तक का इंटरव्यू लेते हैं, और स्टूडेंट से लेकर प्रिंसिपल तक का इंटरव्यू लेते हैं। आप बताएं कौन सी कैटेगरी में हो। तो बहुत सारी हम लोगों को उसमें बैठ करते हैं, ट्रेंड करते हैं। तो बहुत सारे शर्मा जाते हैं, मतलब कहते हैं मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि मैं ऐसा काम कर नहीं सकता या करना नहीं चाहता हूँ या करने नहीं देते, तो ये जो चीजें हैं ये नेगेटिव पॉइंट है। इसको मतलब दिमाग में निकाल करके इसको ऐसा करें, मैं ये काम करना है, मैं इसके लिए ट्राई करूंगा या मैं इसको कर सकता हूँ। जब आदमी के अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा तो कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। मैंने इसके ऊपर शायरी भी लिखी थी कि कोई भी अच्छा काम करना मुश्किल नहीं होता, उसको कुछ लोग मुश्किल बना देते हैं। जिनके इरादे और जिनके इरादे नेक और दृढ़ हों वह मुश्किल काम को भी करके दिखा देते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। तो जो जाहिद तुर्की वाला, ये 3 नाम आपके साथ में जोड़ दिए हैं। थोड़ा इसका खुलासा करें, 3 नाम आपके साथ में, एक आदमी के 3 नाम कैसे हो सकते हैं? जी मेघराज जी, राणा मेरी कास्ट है, मतलब मैं राजपूत हूँ, जी मिन्हास राजपूत हूँ। और जैसे मैंने बताया मेरे दादाजी आए थे गुरदासपुर से माइग्रेट करके नारोवाल,
नारवाल से बाद फिर वो गुजरांवाला आ गए, पहलवानों के शहर। तो जाहिद मेरा नाम है, और जो तुर्की वाला है ये मेरे एक काम का हिस्सा है। यानी कुछ पाकिस्तानी इलीगल डेंकी लगा के जिसे कहते हैं, वो चले जाते हैं तुर्की में। ये प्रोग्राम पहले था, तो अब एक अरसा हमने लगाया, यानी तकरीबन 2 साल लगाए हमने। ये तुर्की वाला एक हेल्प सेंटर है हमारा, जो रेहान अल्लाह वाला साहब ने बना के दिया है। इसमें मैं इलीगल पाकिस्तानियों की मदद करता हूँ। उन्हें कहता हूँ कि बस बेटा वापस आ जाओ, हम आपको डिजिटल लिटरेसी का कोर्स करवाते हैं, हम आपको पैसे कमाने का कोर्स करवाते हैं, तो आप भी मोबाइल के जरिए, लैपटॉप के जरिए कुछ 4 पैसे कमाओ, लेकिन इलीगल ना जाओ तुर्की में या किसी और मुल्क। तो जो इलीगल गए हैं उनको हम बुलवाते हैं। फिर उसके अलावा उनके लिए तर्जुमा मैं कर देता हूँ तुर्की में। जो बीमार हो जाए अस्पताल में, किसी डॉक्टर के पास जाके मेरी बात करवा देते हैं, कुछ इस तरह। तो मैं पाकिस्तान में रहते हुए वर्चुअली उनकी मदद करता हूँ, उनकी रहनुमाई करता हूँ। तो राना मेरी कास्ट, जाहिद मेरा नाम, तुर्की वाला मेरा काम, जो मेरा मिशन है, जो मैं कर रहा हूँ। जी मेघराज जी। ये जात पात का जो सिस्टम चलता है भाई जी, ये है तो ऐसे खतरनाक। इंडिया में जो जात पात चलता है, ये ऊंच नीच का जो भेदभाव खड़ा होता है इंसान के अंदर, ये आदमी का जो मन का जो बैलेंस है उसको खराब कर देता है। हमारे इंडिया में जो है ना, जो राजपूत हैं, वो जो जो नीची जात के जो जिनको मानते हैं, मतलब जिनको शूद्र कहते हैं, उनको मार कुटाई भी करते हैं, मतलब उनको घमंड भी होता है जात का। लेकिन वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के गुलाम होते हैं। तो ये जात पात कर जात लगाई तो नाम क्या है कि मेरे ख्याल से ये मुसलमानों में तो खास करके नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां तो सब बराबर हैं। तो उसमें एक हिंदुओं में चलता है जात पात का जो मैं इसको गटर मानता हूँ, जात पात का गटर। ऐसा यहाँ से ऊंच नीच की बदबू आती है, यहाँ से इंसानियत नहीं है, वहां से शैतानियत जन्म लेती है। जहां पर शैतानियत हो वहां पर मोहब्बत प्यार नहीं होता। तो जहां मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, वहां जिंदगी नहीं है, इंसानियत नहीं है। और जहाँ इंसानियत नहीं, वहां फिर इंसानों की कहाँ कदर नहीं होती। तो इसको जात पात बहुत खतरनाक चीज है, ये एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि ये इंसान को बार बार मारती है। जो छोटी जात के वो हिन भवन में फंसे हैं, जो ऊंची जात के वो घमंड में फंसे हैं। तो दोनों के लिए ही खतरनाक है। तो ये मैं इस करके क्या है कि इंडिया में जात पात बहुत ज्यादा चलती है। तो अभी जो हम बात करेंगे अगर रिहान अल्लाह वाला जी, तो रिहान अल्लाह वाला जी की कोई खास बातें बताएं जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं और उनसे लोगों को प्रेरणा मिलती है जी। उनकी जनाब पहली खास बात तो यही है कि इस बात पे उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा लेक्चर दिया, कई दफ़ा उन्होंने मुझे समझाया कि राना से बाहर निकल आओ, तुम ना राना इतना लगाया करो। बल्कि उन्होंने, मैंने रात को भी उनके साथ मीटिंग की, तो मैंने राना लिखा, तो उन्होंने, क्योंकि उनके पास एक्सेस था स्ट्रीम यार्ड का, तो उन्होंने आगे से राना काट दिया। अभी जब मैंने ये जूम में किया तो मैंने देखा कि इसमें भी उन्होंने आगे से राना काटा हुआ था। वो कहते हैं इससे बाहर आ जाओ। लेकिन क्या करें, यहाँ पे लोग पहचान के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी को भी जाके मिलें कहें तो 5 मिनट नहीं गुजरते पहला सवाल ये होता है कि कौन होते हो? तो मैं कहता हूँ मुसलमान। तो वो कहते हैं मुसलमान तो सारे ही हैं, आप कौन होते हो? यानी फिर वही बात जात पात की आ गई। तो ये करना पड़ता है। मैं खुद वाकई ये चीज़ नहीं करता। हम वाकई, आपने सही कहा, मुसलमान हैं। हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। हमारे लिए इंसानियत सबसे ज़्यादा मुकद्दम है, सबसे अहम है, ख़ास है। तो मैं कोशिश करूँगा। आपने भी बड़ी अच्छी तरफ मेरा इशारा करवाया। रेहान साहब की ये खसूसियत है, वो ज़ातों ज़ूतों पे, इन चीज़ों पे नहीं करते, बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि यार ये क्या तुम, मतलब लोग तुम्हारी ये मूंछों से भी ये ये तो इंसानियत की, ये तो मर्दों की पहचान है। मतलब ये है ना, जिसको सिखों का देखा दाढ़े भी होते हैं, ये एक मतलब एक शेर दिल की पहचान होती है। क्योंकि दाढ़ा और ये जो ये जो मतलब औरतों को क्यों नहीं आया, अगर मर्दों का आए तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा इसका। तो इसको जो है ना, मतलब ये एक इज्जत का प्रतीक है, शान का प्रतीक है, मतलब ये है। तो इसमें जैसे हम बात करते हैं कि मतलब मेरे ख्याल 2-4 बातें और बताएं इसकी जो खास बातें हैं रिहान अल्लाह वाला जी की, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी। जी, बातें उनकी खास ये हैं कि जनाब वो दर्द दिल रखते हैं पूरी इंसानियत के लिए। इस वजह से उन्होंने एक पार्टी बनाई है, और उस पार्टी का नाम है इंसान पार्टी। तो नाम से ही जाहिर हो गया कि उसके अंदर इंसानियत है, उसके सारे मामलात हैं। और इस पार्टी में उनके जितने भी मेंबरान हैं,
वो कोई ऐसे नहीं कि उन्होंने मास्टर किया हो, वो बड़े कोई ऐसे हों ये वो, उसमें ये है कि उनकी पार्टी के अंदर वो लोग हैं जो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। यानी जैसे मैं अपने इलाके गुजरांवाला की अगर बात करूं, तो मैं अपने इलाके में क्या बेहतरी ला सकता हूं, क्या करना चाहता हूं, तो अगर कुछ ऐसा है तो मुझे कोई वहां पे डेजिग्नेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी बात नहीं, तो उन्होंने वार्निंग देनी है और वक्त के साथ मुझसे वो डेजिग्नेशन भी वापस ले लेना। ये उनकी इंसान पार्टी है। फिर उसके अलावा उनके कई सारे इदारे हैं, रेहान फाउंडेशन तो है ही, इसके अलावा रेहान ट्रेनिंग है, उसमें उनके कई तरह के कोर्सेज पड़े हुए हैं। तो जैसे मैंने बताया, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए वो दर्द रखते हैं, और इसके लिए जनाब टूर करते हैं दूसरे ममालिक में जाके, तो कोशिश करते हैं कि यार एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ा जाए। तो कहा जाए उन्हें कनेक्टर, एक बेहतरीन कनेक्टर, तो ये भी गलत नहीं होगा। फिर उस्ताद हैं जी, पूरे पाकिस्तान के हम समझते हैं, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी जाके, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी या कोई भी परेशान हाल है इंसान, तो उसको परेशानी से निकालते हैं। तो मुझे इनके साथ जुड़े, जैसे मैंने बताया, 2 साल से थोड़ा सा ज़ायद का अरसा हो गया, तो मैं उनके साथ जुड़ के मैंने बहुत कुछ मेगराज जी सीखा। इसी तरह बड़े-बड़े नाम पाकिस्तान के अंदर जिनको मैं फॉलो करता रहा, वो भी इन्हीं के शागिर्द निकले। तो ये है उनका जनाब काम, और ये उनकी खसूसियत है कि वो फाउंडेशन चला रहे हैं, और उनकी फाउंडेशन में कोई भी आए वो आके सीखता है। और फिर एक और चीज जो बड़ी अजीब और हैरान कुन है, ये लोगों को पैसे दे के सिखाते हैं। यानी बंदे को रखते हैं तनख्वाह पे, अगर कहीं तनख्वाह पे रख के उसको काम देते हैं कि बेटे क्या करना चाहते हो, वो फिर बताता है कि जी मेरी इस चीज में दिलचस्पी है। यानी वीडियो एडिटिंग की अगर बात कर लें, तो उसको वीडियो एडिटिंग भी सिखाते हैं, कोर्स भी करवाते हैं, और पास से पैसे भी देते हैं। तो जैसे मुझे ये शौक था, मतलब मैं इसके साथ साथ अदाकारी भी कर लेता हूँ, गाना भी गा लेता हूँ। तो मतलब मुझे इन चीज़ों में उन्होंने बड़ा आगे लेके आए। मुझे शौक था एक कि मैं ये इंटरव्यू करूँ, पॉडकास्टर बनूँ, तो इसमें भी उन्होंने काफ़ी मुझे आगे आने में मदद की। इसी तरह वो कि हर इंसान का शौक देखते हुए उसको आगे लाने की कोशिश करते हैं। तो यही उनके, वैसे तो कई सारे काम है, वो अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी शख्सियत में एक कह लें कि कामयाब इंसान के तौर पे देखे जाते हैं, और लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं इंसानों की। लेकिन जितना मैं उनके बारे में जान सका हूँ वो यही कुछ है जी। मेघराज जी, गुरु नानक साहब जो है ना, मुसलमानों के बारे में एक खास स्टेटमेंट देते हैं कि मतलब ये मुसलमानों ने देखना, ये चीज के ऊपर वो गौर करते हैं नहीं करते हैं। कहते हैं कि मुसलमान जो है ना, असली मुसलमान कौन है। कहते हैं कि वो मतलब पहला हक, पहला सच, दुए हलाल, तीजा खैर खुदाए, चौथी नियत रास कर, ता मुसलमान पंजवी, चौथी नियत रास कर पंजवी सिफत सुनाए। वो कहते हैं कि पहला सच बोलना, दूजा पहला सच हलाल, मतलब दूजा हलाल है, फिर तीजा जो है ना खैर खुदा है, और चौथा उसका नियत साफ करना, और पांचवा उसकी वाहिगुरु अल्लाह ताला की बंदगी करना। फिर कहते हैं कि करनी कलमा आग करता मुसलमान सदाए। ये जो करनी जो है, अगर वो कलमा उसकी करनी में आ जाए तब वो मुसलमान है। तो गुरु नानक साहब की स्टेटमेंट ये है, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर दर्ज है कि अभी ये मुसलमान देखें कि कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक गलत है। तो मुसलमानों ये जो है ना, मुसलमान करना का जो कलमा उसकी करनी के अंदर आ जाता, उसकी उसके करेक्टर के अंदर आ जाता है, तब वो मुसलमान पक्का है। नहीं तो फिर कच्चे ही हैं। तो कच्चे के अंदर इंसानियत नहीं जागती है, कच्चे के अंदर शैतानियत जाग जाती है। वो फिर दूसरों को लूटते भी हैं, खाते भी हैं, पीटते भी हैं, मारते भी हैं, वो उस तरफ चला जाता है फिर इंसान। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि अभी एक क्वेश्चन थोड़ा हटके इससे जैसे आजकल देखे होंगे आपने, आप भी शायद गृहस्थी है नहीं, ये पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे देखे हैं कि अपने माता पिता को, बहुत सारे जब पैसे वाले हो जाते हैं बच्चे, तो अपने माता पिता को बुजुर्ग अवस्था में वहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। कई को तो इतने प्रॉब्लम में डाल देते हैं कि वो मतलब पैसे भी हड़प लेते हैं माँ बच्चे, और माँ बाप को दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर देते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। इसको मसले आने वाले वक्त हम सोल्व करेंगे, हम इसमें लगे। तो ऐसे इस माहौल में आप लोग कुछ अपने तरफ से हेल्प करते हैं लोगों उनकी, या इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं जी भाई? मेघराज जी, पहली बात तो ये है कि मैंने
ये चीज़ यानी मेरे देखने में बहुत कम आई है कि कुछ ऐसे लोग हों जो अपने वालिदैन के साथ इस तरह का मामला करते हों। ये चीज़ ऑनेस्टली मैंने तो नहीं देखी, यानी अपनी ज़ात के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, यानी मैंने कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं। हाँ, अलबत्ता सुनी ज़रूर है कि लोग ऐसे कर देते हैं, लेकिन जो कर देते हैं उनके लिए यही है कि ये तो गैर इखलाकी एक रवैया, एक काम है। इस तरह करना नहीं चाहिए कि जिस वालिदैन ने परवरिश करके हमें पाला पोसा, आगे लेके आए, आपको नाम दिया, आपको आसमान से उतार के ज़मीन पे लेके आए, और उनके साथ अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये आपके साथ भी होने वाला है। फिर आप भी तैयार रहो, क्योंकि आप भी माता पिता हो किसी ना किसी के। तो ये चीज़ तो नहीं समझ आती है। बस इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि वालिदैन को भी बच्चों की तरबियत कुछ ऐसी करनी चाहिए कि उनके अंदर इंसानियत जागती रहे, उनके अंदर भी ये चीज़ जो है जगह बनाए रखें कि वालिदैन जो हैं उनकी इज़्ज़त, अहमियत, उनकी कदर क्या है। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ की कह लें कि मज़म्मत करता हूँ कि जो भी इस तरह के काम करते हैं, वालिदैन वालिदैन ही होते हैं। इस्लाम में इसका बहुत मकाम है, और हमारे दीन में तो हुक्म है कि जी उनके साथ हुस्ने सलूक करो, अच्छे से पेश आओ, तो तभी जाके आपकी जो है ना वो कामयाबी है। जी मेघराज। कि अगर मतलब दूसरा मेरा सवाल इसमें इसी से जुड़ा हुआ है, इंसानियत की बात तो करी आपने। इंसानियत इंसानियत कैसे इंसान के अंदर दो लफ्जों में अगर बताना बयान करना पड़ेगा कि इंसानियत इंसान के अंदर कैसे जागे। इंसान तो नजर आते हैं बहुत सारे, पशुओं के वाले काम करते हैं, मारते हैं, कुटाई करते हैं अपने बच्चों की, अपने बीवी की। इंसान के अंदर इंसानियत अगर जाग जाए तो वो एक महान इंसान बन जाए। तो इसको हम कैसे लेंगे कि इंसानियत, अगर इंसान के अंदर इंसानियत जाग जाए तो फिर तो सारा कुछ ये सुधर जाए, इंसान की नफरत खत्म हो जाए अंदर से, फिर कुछ नहीं है इंसान तो। फिर आदमी जो सुकून ढूंढता है ना, जिसको सुकून कहते हैं, वो फिर मिल जाता है उसको। तो इंसान के अंदर इंसानियत अगर बताएंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा। कैसे जागेंगे? सही। मेघराज जी, सवाल आपका बेहतरीन। इसमें फिर वही बात है कि जिस चीज़ पे रेहान साहब काम कर रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि कुछ 4 स्टेप्स हैं कि जब तक इंसान जो है वो इंसान नहीं बनता, उसमें जानवरों वाली ही सारे कारण सलाहियतें रहती हैं। जैसे कि यानी वो जो बनाया हुआ है लाइफ पिरामिड, तो उसमें तो यही चीज़ें बताई हैं कि शुरू के 4 स्टेप में क्या है कि जैसे जानवर को ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत है, इंसान को भी है। फिर उसके जनाब बच्चे चाहिए उसको, यानी जिसे हम सेक्स कहते हैं, तो जानवर को भी है। तो इसी तरह उन्होंने ये चीज़ें बताई कि इंसान जब तक रोटी, कपड़ा, मकान से आज़ाद नहीं हो जाता, तो वो उसके अंदर तकरीबन ये शुरू की कुछ चीज़ें हैं, ये वही रहती हैं जो जानवर और इंसान में सेम है। यानी जो जानवर की ज़रूरियात हैं, वही इंसान की हैं शुरू की। तो जब इंसान इनको पूरा कर लेता है, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान और जिनसी ख्वाहिश, सेक्स उसका पूरा हो जाता है, तो फिर उसके बाद वो इंसान, और कह लें कि उसको समझ आती है कि हाँ यार, मैं दुनिया में आया क्यों हूँ और क्या करना चाहिए। तो खैर उसके बाद अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि इंसान को भी मुश्किल है इंसान होना। ठीक है, तो जो दुनिया का मुश्किल तरीन काम है कि एक इंसान इंसान हो, तो ये वाकई एक मुश्किल तरीन काम है। फिर जनाब एक और चीज़ कि इंसान का ही जिक्र आया हमारे भी कुरान में, और इंसान को लेके ही बात आगे चली कि इंसान दरअसल है क्या। और मैडम नूरजहां कहती हैं कि दुखाए दिल जो किसी का वो आदमी क्या है, और किसी के काम ना आए वो जिंदगी क्या है। तो इंसान अगर आपने बनना है तो फिर आपको जनाब जो है वो आपके अंदर दर्द दिल भी हो, और आप जनाब किसी के काम भी आए, आप जनाब इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए काम करें, यानी कि इंसानियत को बेहतर बनाने के लिए। अगर आपने किसी इंसान को तकलीफ में देखा, परेशानी में देखा, और आपको तकलीफ नहीं हुई, तो फिर ये सोचने की ज़रूरत है कि जनाब आप इंसानों की कैटेगरी में भी हैं कि नहीं। लेकिन अगर आपने देखा किसी की तकलीफ को, तो आप उसे दूर करने की भी ताकत रखते हैं, तो जनाब आप उसे दूर करते हैं, तो फिर आपके अंदर जनाब कह लें कि इंसानों वाली सलाहियतें हैं। तो लिहाजा
इंसान का भी मुश्किल है इंसान होना, और इंसान पार्टी भी हमने इसीलिए खैर बनाई है। तो जनाब इंसान दरअसल हकीकत में असली मायनों में वही है जो एक इंसान दूसरे इंसान का दर्द रखे, और जैसे आपने कहा और मेरे उस्ताद कहते हैं रेहान साहब के, जात पात से ये बाहर निकले। तो सबको जो हमारा दीन भी कहता है कि सबको बराबरी है, न काले को गोरे पे न गोरे को काले पे, किसी को किसी पे कोई फौकियत नहीं, कोई किसी से बेहतर नहीं। हाँ, जितना कोई तकवा परहेजगार होगा वो उतना ही बेहतर होगा। तो लिहाजा इंसान वही है जनाब जो दूसरों के लिए कोई मदद करे, को किसी की रहनुमाई करे। इंसान वही है जो दूसरों के मामलात को समझे और किसी के काम आए। और इंसान वही है जो दुनिया में अमन का क़याम चाहे, जो चाहे कि दुनिया में अमन हो जाए। इंसान दरअसल पीसफुल जो है ना, उसको हम मेरे नज़दीक इंसान कहा जाता है। और अगर किसी में ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर वो देख ले कहाँ खड़ा है। जी मेघराज जी। अगर इसको मैं सीधे अक्षर में बोलना चाहेंगे, मतलब जैसे अगर इसको अभी मतलब बातें बहुत लंबी हो गई है, इनको इंसान को समझ नहीं आएगी हम जब बातें। मैंने दो एक शायरी लिखी, इसके ऊपर लिखी थी कि इंसान सच्चाई सच, अगर इंसान सच बोले और ईमानदारी से काम करे तो उसके अंदर इंसानियत जाग जाएगी। अगर इंसान झूठ बोले और बेईमानी करे तो उसके अंदर शैतानियत जाग जाएगी। और शैतान जो इंसान है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, और इंसान जो है वो दूसरों को फायदा पहुंचाता है। तो मैं अगर इसमें को देखें, इसके ऊपर क्या करना चाहते हैं, ये सही कि गलत है आपके हिसाब से? जी सही कह रहे हैं जनाब। झूठ हमारे दीन में भी कहा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार से पूछा गया कि जी जो मोमिन है वो बुज़दिल हो सकता है? उन्होंने कहा हो सकता है। मोमिन जो है वो कोई उससे गुनाह हो सकता है? उन्होंने कहा हो सकता है। फिर पूछा गया कि मोमिन जो है वो झूठ बोल सकता है? तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, मोमिन भी हो यानी मुसलमान भी हो और झूठ भी बोले, तो समझ नहीं आती ये चीज़। तो लिहाजा आपने सही कहा कि झूठ जो है ना, ये बोलने से शैतानियत जाग जाती है, बिल्कुल जाग जाती है, क्योंकि झूठा इंसान जो है वो शैतान का साथी होता है। तो सारी खराबी तो यहीं से शुरू हो गई, सारी जो कह लें कि चिंता है वो यहाँ से शुरू हो गई कि जनाब एक इंसान जो है वो शैतानी काम करना शुरू कर दे, झूठ बोले, वादा खिलाफी करे और जनाब इधर की बात उधर करे। तो ये हैं कुछ चीज़ें जो आपने इशारा किया, बिल्कुल सही किया। इंसान के अंदर ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जी। अभी मैं लास्ट दो सवाल करूंगा आपसे। जिस सवाल को अगर मैं कुछ पूछना भूल गया हूँ आपसे, कोई ऐसी बात रखना चाहते हैं जो इंसानों के काम आए, जो एक सीख करके इंसान को कुछ मिले, तो कोई ऐसी बात बताना चाहते हो तो आप बता सकते हैं। जी। इंसान के लिए यही है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इंसान में और जानवर में कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं। तो जितनी जल्दी हो सके एक इंसान को, ये मैं किसी हिंदू सिख मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, इंसान की बात कर रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके एक इंसान को उस कैटेगरी से बाहर आ जाना चाहिए जो जानवर और इंसान की सेम है, जिसमें सेक्स लाइफ हो गई, खाना हो गया, बच्चे, परिवार, मकान, ये वो। जब वो इन चीज़ों से बाहर आएगा तो कुछ फिर आगे चल के बेहतर तरीके से सोच सकेगा, समझ सकेगा। तो खुद को वो बेहतर करे, खुद को जनाब कह लें कि दौरे हाज़िर की जो समय के साथ चलने की उसके अंदर समझ-बूझ होनी चाहिए। वो ये जो आजकल के जदीद इल्म हैं वो सीखे, और सीखने के बाद वो इस चीज़ को लेके आगे चले, तभी वो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकेगा और अपने आप को फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग कर सकेगा। तो जितनी जल्दी हो सके इन चीज़ों से बाहर आए ताकि वो एक अच्छा इंसान बने। उसके बाद जनाब फिर दूसरों की भलाई उसे करनी चाहिए। तो मेरे नज़दीक यही है कि इंसान को सबसे ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो जितने भी मेरे मित्र, मेरे सज्जन सुन रहे हैं, मैं यही उनसे गुज़ारिश करूँगा कि अपने ऊपर काम करें। और मौलाना रूमी कहते हैं कि पहले मैं अक्लमंद था, दुनिया बदलना चाहता हूँ, और अब मुझ में शऊर आ गया और मैंने खुद पे काम शुरू कर दिया। तो ज़रूरत जो है वो खुद पे काम करने की है। हमें दूसरों का सारा पता होता है कि उसमें ये कमी है, ये कमी है, तो इंसान खुद से नावाकिफ़ है। इंसान को चाहिए कि खुद से वाक़फ़ियत करे, खुद शनासाई जो है वो करे, और अपने ऊपर जब काम करेगा तो बाकी खुद को ठीक कर ले, बाकी सारे मामला ठीक हो जाएंगे।
तो ये मेरी दरख्वास्त है उनसे। जी जैसे जैसे हम देखते हैं ना, अभी खुद के ऊपर अगर काम करने लगे इंसान तो ये सारा संसार सुधर जाए। दूसरों की जो कमियां देखते हैं ना, जो दूसरों के अंदर कमियां देखते हैं, वो अपनी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। जो दूसरों के अंदर कमियां देखते हैं वो अपनी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। जो दूसरों की अच्छाइयों को देखते हैं उनके अंदर भी अच्छाइयां पैदा हो जाती हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है कि दूसरों की कमियां मत देखें, अपने कमियों को भी देखें, नहीं तो आप अपनी अच्छाइयों को भूल जाएंगे। हमारे अंदर अच्छाइयाँ क्या है, हमारे अंदर क्या प्यार है, मोहब्बत है, कैसी जिंदगी जीते हैं। तो बहुत कुछ ऐसा है इंसान को सीखने की जरूरत है। कभी भी इस बात का घमंड ना करे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत कुछ आ गया है, मैं सब कुछ जानता हूँ। हम कुछ भी नहीं जानते। संसार के अंदर इतना ज्ञान है, भंडार है। हमारे दिमाग के अंदर कितना कुछ पड़ा है हमें पता ही नहीं है। हमारे अंदर अगर ध्यान से देखें, हमारे अंदर जो गुरु साहब लिखते हैं इसमें गुरबाणी में, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजो सो पाओ, कि जो ब्रह्मांड के अंदर जो नजर आ रहा है आपको, तारे चांद सूर्य जितने भी घूम रहे हैं इसमें, लाखों करोड़ों चांद तारे घूम रहे हैं, तो ये सारे के सारे हमारे अंदर भी हैं। तो खोजने से मिलता है। और मैं एक इस पे लिखा भी था मैंने कि जितना ब्रह्मांड के अंदर ज्ञान है, किताबों का, ग्रंथों का, इंसान के अंदर मौजूद है। अभी आपने देखा होगा, मैं मतलब आपके जो पाकिस्तान में जो फैसल जानी बैठे हैं, मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था कि इंसान की खोपड़ी के अंदर जो है ना, इस पूरे विश्व की लैंग्वेज मौजूद है। अभी एग्जाम्पल आपने देखा कि जो फैसल जानी है उसने 25 भाषाओं में गाना गा दिया। ये लैंग्वेज कहाँ से आई है? यानी कि पहले से लैंग्वेज फिट थी, उसको न अंदर से तार छेड़ा तो वो लैंग्वेज बाहर निकल गई। जब बाहर निकल गई तो समझ आएगी तो ना गा दिया। नहीं तो आम आदमी कैसे गा सकता है, एक दूसरे की भाषा को कैसे बोल सकता है? यानी कि कुछ है अंदर। आपने देखा भी होगा इसमें, अगर जिस टाइम आप कार चलाते हैं, ड्राइविंग सीखते हैं, तो इंसान ड्राइविंग सीखता है तो उस टाइम शुरुआत में डरता है वो, और इतना डरता है कि उसको हैंडल पे भी हाथ रखते हुए जो दिक्कत आती है। जब उसको एक हफ्ते के बाद में थोड़ा थोड़ा डेट खुल जाता है उसका, जब उसको महीना बाद में पूछे कि तू कैसा लग रहा है तेरे को, तो मेरे को डर है ही नहीं, क्योंकि जो अंदर का जो ड्राइवर था वो बाहर के ड्राइवर से कनेक्ट हो गया। अब वो बात भी कर रहा है, गाड़ी भी चला रहा है, दिमाग भी चल रहा है, सब कुछ चलता है। तो ये जो है सब कुछ अंदर है, तो अंदर से खोजने से मिल जाता है। सच अगर अंदर, सच का बीज अंदर बोएंगे तो लाइफ में खुशियां ही खुशियां मिल जाएंगी। अगर झूठ का बीज अंदर बोएंगे तो लाइफ में दुख ही दुख मिलेंगे। तो ये आप लोगों ने खुद का बीज ये बोले, अगर कहते हैं ना कि गुनाह साहब कहते हैं आप ही बीज आप ही खा, कहना जैसा बोएंगे वैसे ही काटेंगे। अगर हमने गेहूं बोए हैं तो वहां पर खराब फसल नहीं है कि कोई और नहीं आएगा, तो वहां गेहूं ही मिलेंगे। अगर वहां हमने कांटे के बीज बोए तो फिर खाने के कहानी मिलेंगे, तो कांटे ही मिलेंगे। तो अब जैसा करेंगे ऐसा भरेंगे। तो राणा जाहिद तुर्की वाला जी, कुछ और लास्ट में कुछ संदेश देना चाहते हैं? वॉइस ऑफ मानवता को कुछ कहना चाहते हैं? वॉइस ऑफ मानवता जो काम कर रहा है इसके लिए आप जैसे ही काम कर रहे हैं उसमें हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ कमी नजर आ रही है इसमें तो आप बता सकते हैं कि इसमें वॉइस ऑफ मानवता हमने जो इंसानों की आवाज वो कहते हैं, तो इंसानों की आवाज पर सही काम कर भी रहा या सिर्फ हम बातें मारना जानते हैं? जी। मेघराज जी, मेरे पास शब्द नहीं है जो आप ये काम कर रहे हो इंसानियत पे, क्योंकि हर कोई जो है वो अपनी जात पात पे काम कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा कह लें कि आपका इकदाम है। क्षमा चाहता हूँ, मेरी ज़रा हिंदी उस तरह की नहीं, मुझे उर्दू भाषा में बात करनी ये पड़ रही बोल है। सकते हैं, उर्दू बोल सकते तो हाँ जी, उर्दू भी तकरीबन उसकी बहन ही है हिंदी की। हैं। जी। तो बात ये है कि बहुत बड़ा काम है, और फिर अगर इस काम को हम मैं इस चीज से बड़ा हैरान हूँ कि आप वाकई इस पे काम कर रहे हैं, जुबानी नहीं, लफ्जी नहीं कि हाँ जी हम काम कर रहे हैं। आपने 25 भाषाओं में ये जो गाना है वो गवा दिया, तो किस लिए कि लोगों तक ये पैगाम पहुंचे। तो ये बहुत बड़ी चीज है, और खुशी है इस बात की कि आप इंसानियत पे काम कर रहे हैं, इन चीजों से बाहर निकल रहे हैं। तो क्योंकि इस तरह की चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं कि कोई इंसानियत को प्रमोट करे, जिससे देखो वो अपने ही चक्रों में होता है, अपनी पार्टी को लेके आगे चल रहा होता है, अपनी जात पात को लेके चल रहा है। तो आपका जो काम है जनाब, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपको जनाब बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी आपके लिए। आप जो कर रहे हैं कमाल कर रहे हैं, और आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, जिस तरह फैसल जानी हो गए, और भी होंगे जिन्हें मैं नहीं जानता, वो कमाल जुड़ रहे हैं। तो आप अकेले ही चले थे, लेकिन वक्त के साथ साथ आपके साथ कारवां बनता जाएगा, लोग जुड़ते जाएंगे।
तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस काम को जारी रखिएगा और रोज़ ब रोज़ इसमें बेहतरी लाइएगा। जहां हमारी ज़रूरत होगी हम भी आपके साथ हैं। और बात इंसानियत की अगर हो तो ना पाकिस्तान है, ना कोई राजपूत है, ना कोई मुस्लिम है, हम सब एक हैं। इंसानियत को हम प्रमोट करेंगे। हमारे जो माता पिता हैं वो एक ही हैं और उन्हीं के हम पुरुष हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। तो आपका काम मुझे बड़ा पसंद आया कि आप इंसानियत को जोड़ रहे हैं, यानी कि एक इंसान का सर दूसरे इंसान से जोड़ रहे हैं, मोहब्बतें फैला रहे हैं और नफरतों को रोक रहे हैं, अमन का पैगाम दे रहे हैं और बदअमनी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो धन्यवाद, शुभकामनाएं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ उसमें, देखो अपने बोला ना इसमें कि हम अकेले चले थे, ऐसा नहीं था। हम उसको समझे, अभी समझ पाए कि गुरु और रब एक ही होते हैं। उसको अल्लाह, कोई अल्लाह कहता है, कोई गोर कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन हमें उसने ही सहारा। अब तो हमें पता पक्का होगा भी उसका सहारा पीछे है। हम तो उसके सहारे के बिना एक सेकंड में नहीं चल सकते। पहले पता नहीं था, लेकिन चल रहे थे उसके सहारे। मतलब धकेल वही रहा था, जिनकी वही चला रहा था, वाहिगुरु अल्लाह ताला जो भी है, मतलब वो चला रहे। लेकिन आज हमें पता लग गया कि उसके बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, वो वाहिगुरु जिसने हमें बनाया, सब संसार बनाया। तो हमने इसकी पसारी भी लिखी थी कि जब तक हम बोलते रहे झूठ ही झूठ, तब तक हमें अपना परिवार भी अपना नजर नहीं आया। जब हमने बोलना शुरू करा सच ही सच, तब हमें पूरा संसार ही अपना परिवार नजर आया। तो सारा संसार मेरा परिवार है। मेरा अपने परिवार को मैं कैसे कैसे दूर कर सकता है। वाह तो जी वाह, वाह जी वाह मेघराज जी, वाह जी वाह, मजा आ गया। वाला जी, आपका स्पेशल धन्यवाद। आप वॉइस ऑफ मानवता पर जुड़े, और उम्मीद करते हैं अभी ऐसी आने वाले वक्त में फिर हम किसी टॉपिक पर बात करेंगे। आज के लिए आपका स्पेशल धन्यवाद। थैंक यू। सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम।